वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। वी आर लर्निंग अबाउट एंजाइम्स। हमने एंजाइम्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, हाउ दे कैटलाइज द रिएक्शंस। अब एग्जैक्टली हम देखेंगे एंजाइम्स काम करते कैसे हैं। हाउ डू एंजाइम्स वर्क, हाउ डू एंजाइम्स वर्क, मतलब वो चेंजेस लाते कैसे हैं, राइट। काफ़ी रेट बढ़ा देते हैं, राइट। एंजाइम्स जो होते हैं क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इस चीज़ में, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, एस इज सबस्ट्रेट जिससे रिएक्शन स्टार्ट होता है, और ये प्रोडक्ट है जिससे जो बनता है। यही चीज़ ये करते हैं एंजाइम्स। ऐसे डिनोट कर दो, सपोज कर लो, ठीक है। तो ये करते क्या, मैंने आपको बताया था ना कि एंजाइम्स मान लो इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, राइट। तो इस पे आके मान लो ये पॉकेट है, इस पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है इस पे आके। तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। कुछ भी है तो यहाँ पे क्या हो गया, अब मान लो एक एंजाइम ऑलरेडी है, इस पर सबस्ट्रेट भी आगे जुड़ गया, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। मान लो सपोज करो हम जो पहले थोड़ी देर पहले रिएक्शन देख रहे थे, एक रेट के बारे में जो मैंने बताया था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है, क्या ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, और ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये ग्लूकोज जो सबस्ट्रेट है ये जाके यहाँ पे बाइंड हुआ है, राइट। अभी एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, तो ग्लूकोज को क्या पायरुविक एसिड, तो ग्लूकोज में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है सब ब्रेक होगा, क्योंकि प्रोडक्ट नया चीज़ बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ई एस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ब्रेकिंग ऑफ existing bond and formation of new bond takes place, formation of new bond, क्योंकि नया चीज़ बनाना है, राइट। यही सब होगा, और क्या होगा। तो एंजाइम से सबस्ट्रेट जब जुड़ा तो आता है, इनका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और इसमें एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है और इसके अंदर चेंजेस लाएगा। वो लाने के बाद तो ये सब चीज़ होगी, ब्रेक, एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होंगे, ग्लूकोज के अंदर जो भी बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, और ये नई चीज़ बनेगी। उसके बाद क्या होगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये मेरा एंजाइम है, तो मान लो ये पॉकेट है, इसी में इस पॉकेट को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। तो यहाँ पे अब मेरा एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब दोनों एक साथ रेडी हैं यहाँ पे, ठीक है। एंजाइम और प्रोडक्ट बन गया मेरा। हाँ, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट में बॉन्ड वगैरह ब्रेक होगा, ये से कंबाइन करने के बाद एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक हो गए और नया बॉन्ड बनेगा, जिससे नया प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसका क्या होता है फार्मूला, ग्लूकोज का C6H12O6, और इसका फार्मूला क्या होता है पायरुविक एसिड का, C3H4O3। ये 6 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का है, तो इसमें तो ब्रेक करना पड़ेगा। एक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल gives 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। पेन अच्छे से नहीं चल रहा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तभी जाके ये चीज़ होगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पहले देखा था, उसी तरीके से पायरुवेट में नया बॉन्ड वगैरह बनेगा। पायरुवेट में एक्चुअली आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मैं लाइन स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसे कि कार्बन, फिर 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड होता है, दूसरा ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक पे कीटोन, दूसरे पे कीटोन ग्रुप, और एक पे अल्कोहल ग्रुप। यही पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो सब देखते रहो। तो कहने का मतलब है एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक हुआ और नया बॉन्ड बना,
तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो ये एंजाइम अपना, मतलब ये मेरा एंजाइम है, ये क्या था, एंजाइम था मेरा, और इसमें सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ, तो मेरा एंजाइम अब अपना अलग हो गया, ये उसका एक्टिव साइट है अपना, और प्लस प्रोडक्ट बन गया, और एंजाइम फ्री हो गया। एंजाइम इज़ फ्री टू बाइंड विथ नेक्स्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। नाउ एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विथ नेक्स्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, यही होता है, और क्या, सिंपल सा तरीका है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, सबस्ट्रेट आया, एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। ये जो पॉकेट होता है, हमने इसको नाम दिया था ना, एक्टिव साइट। ठीक है, तो पहले एंजाइम था, ठीक है, इस पे सबस्ट्रेट आया, बाइंड हुआ, तो क्या बन गया, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इससे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो। यही स्टेप होता है। पहले स्टेप में क्या हुआ, एंजाइम, अगर आपसे पूछे कि डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एंजाइम, तो पहला स्टेप क्या होगा, सबस्ट्रेट कम्स एंड बाइंड्स टू एक्टिव साइट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड, जो अब सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस लाएगा। कैसे, अब उसके एक्टिव साइट पे जुड़ा हुआ तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड फॉर्म होगा, तो एंजाइम प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद जब प्रोडक्ट बन गया तो एंजाइम फ्री हो गया, प्रोडक्ट अपना बाहर निकल गया। अब एंजाइम फिर दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कंबाइन करने के लिए रेडी है। तो दिस इज़ हाउ एंजाइम्स वर्क। अब बात आती है, ये तो ऐसे काम करती है, अब ये है, हमने बोला कि ये हाई रेट कैसे, ये तो बिना, हमने बोला था कि बिना एंजाइम के भी होता है, ये हाई रेट अचीव कैसे करते हैं। जैसे हमने उसका एग्जांपल देखा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल कर पाएगा, लेकिन जैसे ही एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज आके वर्क करता है, हीमोग्लोबिन से और प्लाज्मा में भी CO2 का कम्बिनेशन कैपेसिटी कितना है, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड हो जाता है, और कहाँ 200 मॉलिक्यूल्स पर घंटे में होते थे, राइट। तो वो देखते हैं कि ये एक्चुअली में, ये तो हो गया कि कैसे काम करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ हाई रेट इज अचीव्ड, हाउ हाई रेट इज अचीव्ड। ठीक है, होता क्या है, इसको एक तरीके से आपको समझाना है। हमने क्या बोला था, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए, एक एंजाइम आया, सबस्ट्रेट भी आया, बाइंड किया। अब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, मिनिमम एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन टू हैपन, फॉर एनी रिएक्शन टू हैपन some starting energy is required, some starting energy is required। तो जो स्टार्टिंग एनर्जी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का आप देखोगे, मान लो ये एनर्जी है और ये है रेट ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जो भी है। मेरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है कुछ, और उससे प्रोडक्ट बनता है। होता क्या है, मान लो पहले इतने एनर्जी की ज़रूरत थी और फिर मेरा प्रोडक्ट बना, ठीक है, प्रोडक्ट आके बन गया, यहाँ पे सबस्ट्रेट से कन्वर्ट हो गया। ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड उसका, ठीक है। जब एंजाइम मौजूद नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन एंजाइम इज एब्सेंट, ठीक है। होता क्या है, नेक्स्ट दूसरा पेन, जब एंजाइम आ जाता है तो यही एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, मान लो इतना ही रह जाएगा रिक्वायरमेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट उतना ही आराम से वो बना के दे देगा, वही प्रोडक्ट देगा वो।
लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, ये देखिए सिर्फ इतना रह गया। दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन एंजाइम इज प्रेजेंट। व्हेन एंजाइम इज प्रेजेंट, ठीक है। कि एक्टिवेशन एनर्जी था जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइंड हुए थे, रिएक्शन स्टार्ट हो गया था। तो जब एंजाइम, एक चीज़ और यहाँ बताता हूँ, इसी चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब कंबाइंड करके और वर्क करते हैं और इनका फॉर्मेशन और ब्रेकेज वगैरह सब कुछ होता है, इस स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, चेंज, मतलब अभी चेंज हो रहा है, नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और नया बॉन्ड का बनना, पुराने का तोड़ना, ये सब कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस इज़ ट्रांजिशन स्टेट। मतलब यहाँ पे एक्टिवेशन हो चुका है, इतना एनर्जी मिल गया, अब दोनों सबस्ट्रेट और एंजाइम कंबाइन कर चुके हैं, ट्रांजिशन के लिए तैयार हैं। तो मिनिमम एनर्जी उसे मिल गया जितना चाहिए था, लेकिन ये तब था जब एंजाइम एब्सेंट था। लेकिन जैसे ही एंजाइम आता है वो इसी रिक्वायरमेंट को, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट को घटा देता है, बहुत कम कर देता है। इसके कारण फास्ट रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाता है। कैसे करता है ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल चीज़ है, आपको नहीं समझ में आएगा अभी इतना। तो आपको ये ध्यान रखना है बस इतना। पॉइंट क्या है, हाउ डू एंजाइम्स अचीव हाई रेट, तो आपको करना है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। मैं इस चीज़ को नीचे फिर से लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट नोट में, एंजाइम्स अचीव हाई रेट्स ऑफ रिएक्शन by decreasing the activation energy requirement, activation energy requirement या needed energy needed to start the reaction। तो इसी चीज़ को वो कम कर देते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि एंजाइम्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड, एंजाइम्स की एक्टिविटी हम तो बोलते हैं रेट होता है, अब रेट किन किन फैक्टर्स से डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, जस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, कि कितने पीएच है बॉडी का। हम लोग पीएच वगैरह की बात करते हैं ना, कि बॉडी में इतना पीएच होना चाहिए, उतना पीएच, इतना टेम्परेचर। हम बोले थे सबसे पहले एक मेजर डिफरेंस ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में, कि एंजाइम्स जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे, बहुत कम नैरो रेंज पे वो काम करते हैं। टेम्परेचर, पीएच सब कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर है। होता क्या है, क्यों हाई टेम्परेचर, प्रोटीन्स का क्या है, अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हाई टेम्परेचर करोगे तो बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, इस कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। और बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर भी होगा तो भी वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो बहुत नैरो रेंज होता है। मान लो पहला फैक्टर अगर हम ले लें टेम्परेचर, टेम्परेचर enzymes do not work at high temperatures because they get destroyed at low temperature, they become inactive। जैसे हम लोग होते हैं, बहुत कम टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो हम लोग एकदम स्थिर रहना पसंद, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। द हाईएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे ये हाईएस्ट एक्टिविटीज़ हो करता है, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज हाईएस्ट
इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं उसे। होता क्या है, ये मान लो एंजाइम एक्टिविटी है, एंजाइम एक्टिविटी, और ये टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पहले तो एक्टिविटी बढ़ती है और फिर हमने बोला कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक काम करता है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये बेल शेप्ड कर्व देता है। क्यों बेल शेप्ड? एंजाइम्स किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन के, और प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड, एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही है, डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, इसी कारण एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो ये बेल शेप देते हैं, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक है। उसके बाद पीएच पे देख सकते हो आप, पीएच भी ऐसा ही शो करता है, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी और पीएच, पीएच भी जब बढ़ता है तो धीरे धीरे ये भी बढ़ता है एक्टिविटी, और बाद में घटने लगता है। जैसे मैक्सिमम पीएच टेम्परेचर जहाँ पे एक्टिविटी शो करते थे उसे क्या बोलते थे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो उसी तरीके से मैक्सिमम पीएच जहाँ पे इनकी एक्टिविटी हाईएस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्टोमक में जो एंजाइम्स है, पेप्सिन वगैरह, उसको एक्टिवेट कौन करता है, HCl वगैरह। HCl क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब कि HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, 2.4 के आसपास वो उसका पीएच रहता है। दैट मीन्स कि एंजाइम्स जो हैं, पेप्सिन एंजाइम जो जिसको एक्टिवेट करता है, उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी किस पीएच पे होगी, समथिंग अराउंड 2 to 2.4 के बीच में ही। द मैक्सिमम पीएच एट विच एंजाइम एक्टिविटी is high is called optimum pH, optimum pH। example pepsin in stomach works best at pH 2.4, 2.2 से 2.4 तक बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये लोग एक्टिविटीज़ इनकी डिपेंड करती हैं। फिर है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इसको समझिए थोड़ा। मान लो ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये सबस्ट्रेट है, यस बढ़ा रहे हैं, रेट भी बढ़ रहेगा। जनरली रेट को डिनोट किया जाता है वी से, एंजाइम एक्टिविटी को, वेलोसिटी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो बढ़े, जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, एस बढ़ रहा है, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट मिलेगा, वो बढ़ता जाता है। एक पॉइंट आ जाता है, उसके बाद बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। नो मैटर आप इसको कितना भी बढ़ाओ, रेट कांस्टेंट हो जाता है। तो हमने क्या बोला, इनिशियली रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, but after further increase in substrate there is no change in rate of reaction, constant हो जाता है, becomes constant, ठीक है। यही अब बढ़ाते जाइए आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ये इसी रेट पे पहुंचा रहेगा। इससे तो इसका मतलब क्या होगा, इसे बोलते हैं वी मैक्स, क्या बोलते हैं, वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया अब, ठीक है। द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन
अच्छा ये मैं पहले बाद में बता दूँ, ये तो हो गया, चलो मैक्सिमम रेट आ गया, इस कॉन्सेंट्रेशन पे मैक्सिमम रेट आ गया। मान लो ये इतना है, 10 है, आधा क्या होगा यहाँ पे होगा Vmax/2, तो ये मान लो आधा है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये वाला, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है Km से। हमने क्या बोला, Vmax/2, मतलब द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेंस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेट, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, उस कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है Km। द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस पे एंजाइम का रेट उसके मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हो जाए, आधा हो, उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है Km। द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इज़ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेट या वेलोसिटी इज़ कॉल्ड Km। किससे डिनोट करते हैं, Km से। ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ही है। देखो मान लीजिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन था, सपोज एट 20 मिलीग्राम ऑफ सबस्ट्रेट, एंजाइम रेट जो है Vmax है, मैक्सिमम है, सो Km क्या हो जाएगा, वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे वेलोसिटी मैक्सिमम हाफ, तो Km होगा Vmax/2। अब वो कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 20 था, हमने बोला 20 है, यहाँ पे मैक्सिमम रेट पहुँच गया, सपोज करो ये 20 है, तो ये कितना हो सकता है जनरली, मान लो आई थिंक 7 या 8 हो, मान लो ये 10 होगा, तो ये 5 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये Km की वैल्यू, तो Km क्या होता है, Vmax/2, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट के बाद से हुआ। अब कुछ दूसरी चीज़ें जो अफेक्ट करते हैं, केमिकल्स वगैरह भी अफेक्ट कर सकते हैं। केमिकल्स जिन्हें हम इनहिबिटर्स बोलते हैं। इनहिबिटर्स होता क्या है, कुछ नहीं, वैसे मान लो जैसे कोई केमिकल हो सकता है जो एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम से बाइंड कर जाए, ठीक है, और वो एंजाइम की एक्टिविटी को, जैसे कि हम इधर बात कर रहे थे, राइट, ये सब चीज़, मान लो कुछ केमिकल हो जो इससे बाइंड करता है, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ये ऐसा खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बॉडी को अफेक्ट करती हैं, तो यही सब चीज़ें हैं। वो कैसे अफेक्ट करती हैं, हो सकता है एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दें। तो समटाइम्स वी ईट केमिकल्स, समटाइम्स वी ईट केमिकल्स विच डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, this is called एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब डिक्रीज करना, और ऐसे केमिकल्स को बोला जाता है इनहिबिटर्स। सच केमिकल्स आर कॉल्ड इनहिबिटर्स बोलते हैं उन्हें। इस ऐसे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बुक में भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पढ़ सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके रिस्पेक्ट में बताना है, बस उतना ध्यान रखो। मान लो ये मेरा एंजाइम है, ठीक है, ये उसका एक्टिव साइट है, ये मेरा एंजाइम है, और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये मेरा सबस्ट्रेट है। समटाइम्स inhibitor which closely resembles substrate comes and binds enzyme, ठीक है। तो ये मेरा एंजाइम है, मैंने बोला एक केमिकल आया जो इनहिबिटर है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा है, ठीक है, ये मेरा इनहिबिटर है, आया उससे बाइंड, सो I binds E
इन प्लेस ऑफ एस, इन प्लेस ऑफ एस। बाइंड किसको करना था? सबस्ट्रेट को, लेकिन बाइंड कौन कर गया? इनहिबिटर, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। ठीक है, substrate was supposed to bind E, but I binds to E since I resembles S in structure। तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? इनहिबिटर है। एक्चुअली में सबस्ट्रेट नहीं है, तो इनहिबिटर है। तो ये अगर उससे बाइंड कर गया तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आके क्या बाइंड कर गया? आई बाइंड कर गया। ई आई कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। Thus enzyme activity decreases. Thus enzyme activity decreases. Such inhibition is called competitive inhibition. ऐसे इनहिबिशन को बोला जाता है competitive inhibition. Such inhibition is called competitive inhibition. Competitive inhibition. ठीक है, मतलब कब होता है ये? जब एक इनहिबिटर जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है किससे? सबस्ट्रेट के, वो जाके बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट से, ना कि सबस्ट्रेट। ऐसे इनहिबिशन को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, कम्पीट करता है वो सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर। ओके, लेट मी क्लोज दिस चैप्टर। दो चार टॉपिक्स और बचते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स और को फैक्टर्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो जब हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे तब। ठीक है, मेन समझने को सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। लेट्स क्लोज दिस चैप्टर। थैंक यू।